नमस्कार दोस्तों, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज का ये मेरा तीसरा लेक्चर है और इंडियन पॉलिटी से जुड़ा हुआ ये मेरा पहला लेक्चर है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे भारत के संविधान के ऐतिहासिक विकास क्रम को। ये जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इसे जनरली हम 4 से 5 लेक्चर्स में डिस्कस करते हैं। अलग अलग जो एक्ट आए उन्हें अलग अलग लेक्चर्स के माध्यम से हम समझते हैं। चूंकि ये बड़ा टॉपिक है, ये हिस्ट्री से भी जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ ये पॉलिटी से भी जुड़ा हुआ है। तो कौन सा एक्ट किन परिस्थितियों में आया, उस एक्ट को बनाने के पीछे ब्रिटिशों की क्या मानसिकता थी, उनकी क्या नीति थी, इसके अलावा उस एक्ट का कौन सा प्रावधान भारतीय राष्ट्रवादियों की मांग पर आया, उनके द्वारा किए जा रहे आंदोलन के दबाव में आया, इसे भी हमें समझना पड़ता है। इसलिए ये काफी बड़ा लेक्चर हो जाता है, लेकिन इस वीडियो में ही हम इसे समाप्त करेंगे क्योंकि ये एक रिवीजन सीरीज है जिसमें कि हमें बहुत जल्दी चीज़ों को समझना है और एक एक पॉइंट्स को जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में, उन्हें हमें ठीक से समझना है ताकि हम परीक्षा में ठीक प्रकार से अपना प्रदर्शन कर सकें। तो ये जो टॉपिक है इससे आपको एग्जाम में 1-2 प्रश्न निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा क्योंकि ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स रिवीजन प्रोग्राम हम लोग चला रहे हैं, ये लगातार चलता रहेगा। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरा ये लेक्चर अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो भारत का संवैधानिक विकास क्रम या भारत का संवैधानिक इतिहास, ये हमारा टॉपिक है और ये सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी। क्रैश कोर्स का या रिवीजन सीरीज का ये हमारा तीसरा लेक्चर है। ठीक है, चलिए अब सीधे सब्जेक्ट पर हम आते हैं। तो देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से इस यात्रा को हम प्रारंभ करेंगे, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पर आए उससे पहले हम इतिहास में थोड़ा पीछे जाना चाहेंगे और हम उन परिस्थितियों को समझना चाहेंगे जिन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को असंभावी बना दिया, जिसके कारण रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का आना निश्चित हो गया। चलिए उन परिस्थितियों को हम देख लेते हैं, बहुत जल्दी में इन सब चीजों को हम समझेंगे। ठीक है, तो देखिए 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक आज्ञा पत्र प्रदान किया जिसे कि हम चार्टर्ड के नाम से जानते हैं। तो ये शाही आज्ञा प्राप्त हुआ। इस आज्ञा से 2 चीजें हुई, एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अस्तित्व में आई और दूसरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अधिकारिता दी गई कि वो पूर्व के देशों के साथ जो है व्यापार प्रारंभ करे। अब इसके 13 साल बाद यानी 1613 में पहली अस्थाई फैक्ट्री अंग्रेजों ने अपनी सूरत में स्थापित की। तो 1613 से लेकर 1757 के काल को हम मानते हैं भारत में ये BIC की गतिविधियों के विस्तार का काल था। तो इसी के दौरान ब्रिटिशों ने पुर्तगालियों से युद्ध किया, डचों से युद्ध किया, फ्रांसीसियों से युद्ध किया और फाइनली 1757 में ब्रिटिश इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट आ गया जब 1757 में प्लासी के युद्ध में क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक छोटी सेना ने बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला की एक भारी भरकम फौज को हरा दिया और ये जो विजय थी उसे छल पूर्वक प्राप्त किया गया था क्लाइव द्वारा, क्योंकि उसने सिराजुद्दौला के जो सेनापति था मीर जाफर उसको खरीद लिया और अन्य अधिकारियों को खरीद लिया और उसके इनाम में 1757 में मीर जाफर को बंगाल की गद्दी पर बिठा दिया गया। ठीक है, तो 1757 का काल जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट था। अब अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल
ब्रिटिशों के हाथ में आ गया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गया था और यहां से बंगाल की खुली लूट प्रारंभ हुई। 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बनाया, उसको खूब लूटा। उसके बाद उसे हटा करके जब वो अंग्रेजों के धन की मांग को पूरा नहीं कर सका मीर जाफर, तो उसको हटा करके मीर कासिम को लाया गया और अंततः मीर कासिम ने बगावत की। बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया और बक्सर के युद्ध में विजय प्राप्त कर लिया कंपनी ने। भारत की 3 शक्तियों को बक्सर के मैदान में अंग्रेजों ने हरा दिया। इसमें बंगाल का नवाब भी था, इसमें अवध का नवाब भी था और सम्राट शाह आलम द्वितीय भी था। और ऐसे में 1764 में जो विजय बक्सर में मिली, उसने पूरी तरह से हम कहें तो पूर्वी भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को पक्का कर दिया, कंफर्म कर दिया। और प्लासी के इतर बक्सर का जो युद्ध लड़ा गया वो अपने अपने तैयारी के साथ हुआ। वो सैन्य युद्ध था, उसमें कोई छल कपट नहीं हुआ था। उसके बाद तो ये ताकत की धाक भी अंग्रेजों की बन गई। अब इसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई और इस इलाहाबाद की संधि में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय द्वारा बीआईसी को मिल गया बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी, यानी रेवेन्यू कलेक्ट करने की अधिकारिता। तो अब जो कंपनी व्यापार करने के इरादे से भारत में आई थी, वो अब भारत की साम्राज्ञी बन गई। पूर्वी भारत में उसका शासन प्रारंभ हो गया और यहां से जब ये मिला 1765 में दीवानी के राइट्स, तो 1765 से लेकर 1772 के दौरान जो बंगाल में व्यवस्था चली, बंगाल जब मैं बोल रहा हूं तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जो व्यवस्था चली उसे हम जानते हैं दैव शासन व्यवस्था के नाम से। दैव शासन व्यवस्था का यहां मतलब यह था कि उत्तरदायित्व और अधिकार का तलाक हो जाना, यानी अधिकार किसी और के पास, उत्तरदायित्व किसी और के पास। तो सारा उत्तरदायित्व बंगाल के नवाब का और सारे अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। और इस दौरान फिर से बंगाल को खूब लूटा गया और ब्रिटेन में जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बड़े अधिकारी थे जो इस दौरान बंगाल में अपनी सेवाएं दे रहे थे, वो 10-10 साल, 15-15 साल, 5-5 साल की नौकरी करके जब इंग्लैंड लौटते थे तो बड़ा शाही जीवन जीते थे, बड़ा विलासितापूर्ण जीवन जीते थे। और जिनके लिए वहां के स्थानीय अंग्रेजों ने, जो अभिजात्य वर्ग था इंग्लैंड का, उन्होंने कहना शुरू किया इन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को अंग्रेज नवाब, कि ये कौन है भैया, तो ये अंग्रेज नवाब हैं। तो अंग्रेज नवाब ये शब्द जो है तिरस्कारपूर्ण शब्द था और धृष्टता का ये परिचायक था, भ्रष्टता का ये परिचायक था कि ये सब मतलब 5-5, 10-10 साल नौकरी कर रहे हैं और जब ब्रिटेन में आ रहे हैं तो ये इतना विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हैं, इतना शाही जीवन जी रहे हैं, तो ये पैसा कहां से आ रहा है। ठीक है, तो एक तो ये कहानी चल रही है 1765 से 1772 के दौरान। दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर कर्ज बढ़ता चला जा रहा। तो ये बड़ा मौलिक था, प्रश्न था कि कर्मचारी कंपनी के लगातार मालामाल हो रहे हैं, धनवान हो रहे हैं, लेकिन कंपनी लगातार कर्ज में जा रही है। इसके अलावा मिसमैनेजमेंट ये है कि जिस वर्ष 1772 में कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से 10 लाख पाउंड का ऋण मांगा, उसी वर्ष कंपनी ने 12.5% का लाभांश, डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दिया था। तो जब ये सारी चीजें हुई, एक तो कर्मचारी जा रहे थे, विलासितापूर्ण जीवन जी रहे थे, वहां के स्थानीय लोग देख रहे थे। दूसरी बात, इतना मिसमैनेजमेंट की कंपनी घाटे में है, जबकि कंपनी की अधिकारिता बंगाल, बिहार, उड़ीसा में है। मतलब यहां वो रेवेन्यू वसूलने का काम करे तो कंपनी के कर्मचारी धनवान है, कंपनी गरीब है, कंपनी कर्ज मांग रही है, इसके बाद भी डिविडेंड्स दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को। तो ये सब परिस्थितियों में एक माहौल इंग्लैंड में बनना लगा कि अब इस कंपनी को रेगुलेट करना पड़ेगा, कुछ रेगुलेशन लाना पड़ेगा, इसे संसदीय नियंत्रण में लाना पड़ेगा। और इसी पृष्ठभूमि में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। थोड़ा सा आप लोगों का समय मैं ज्यादा ले लिया, लेकिन एक हमें जो है बैकग्राउंड समझने के लिए और हिस्ट्री को भी एक बार रिवाइज करने के लिए जरूरी था। ठीक है, चलिए, तो अब जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रमुख प्रावधान क्या हैं और कौन कौन से प्रावधानों से एग्जाम में खूब सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, चलिए उसे देखते हैं।
तो देखिए, सबसे पहले तो हम कहेंगे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने क्या किया, तो इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की शुरुआत कर दी। ब्रिटेन की संसद का नियंत्रण प्रारंभ हो गया कि अब हर 20-20 साल पे हम आपको चार्टर देते जाएंगे। ये 1773 से कहानी शुरू होगी, 1853 तक चलेगी। इसके बाद जो महत्वपूर्ण बदलाव हुआ वो ये हुआ कि बंगाल का गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, तो बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। और केवल इसके पदनाम में ही परिवर्तन नहीं हुआ है, बल्कि इसकी अधिकारिता में भी परिवर्तन किया गया। और यह कहा गया कि जो मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसी हैं, उस समय भारत में अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसियां थी, एक कलकत्ता प्रेसिडेंसी, दूसरी बंबई प्रेसिडेंसी, तीसरी मद्रास प्रेसिडेंसी। तो इससे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पहले तीनों प्रेसिडेंसियां आपस में स्वतंत्र थी, कोई सर्वोच्च नहीं था। सर्वोच्च उन तीनों प्रेसिडेंसियों के ऊपर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे। भारत में तीनों की अपनी अपनी स्थिति थी, कोई उसमें सर्वोच्च नहीं था। लेकिन अब कहा गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है वो मद्रास और बंबई के गवर्नर जनरल के ऊपर है, तो अब उसे गवर्नर जनरल कहा जाएगा। और मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर हैं उन्हें गवर्नर ही रखा जाएगा। यानी अब कलकत्ता का स्थान सर्वोच्च हो गया, मद्रास और बंबई के गवर्नर उसके नीचे हो गए। इसके बाद शासन संचालन हेतु 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई। तो एक काउंसिल होगी, एक तो गवर्नर जनरल है, इसके अलावा 4 सदस्य उसके काउंसिल में होंगे। ठीक है, 4 पार्षद थे, पूछा जा सकता है इनका नाम। तो एक था फिलिप फ्रांसिस, बस ऐसे इसको सुनना है। ठीक है, अगर एक बार इसको देख लेंगे, सुन लेंगे, तो एग्जाम में अगर ऑप्शन आएंगे तो आप कर लेंगे। क्लेवरिंग, मानसन और बरवेल, ये 4। ठीक है, और एक जो है गवर्नर जनरल। अब वोटिंग का कैसे था, निर्णय कैसे होता था, तो इसका निर्णय बहुमत से होता था और बंधनकारी था। ठीक है, अगर गवर्नर जनरल बंगाल का कोई निर्णय ले लेता है लेकिन उसकी परिषद, उसकी काउंसिल उस निर्णय को नहीं मानती है, तो गवर्नर जनरल अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि जो काउंसिल का निर्णय होगा वही मान्य होगा, जो गवर्नर जनरल का निर्णय होगा वो मान्य नहीं होगा। लेकिन गवर्नर जनरल को एक सर्वोच्चता यह दे दी गई कि गवर्नर जनरल को 2 वोट दे दिया गया। तो सब 5 लोग मिलकर के अपना अपना वोट कास्ट करेंगे किसी भी विषय पर। लेकिन जब बराबर की स्थिति हो जाएगी तब जो है गवर्नर जनरल अपना अध्यक्षीय वोट दे सकता है, ये 2। ठीक है, तो कौन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना, परीक्षा में बहुत बार पूछा जाएगा। तो आपका उत्तर होगा वारेन हेस्टिंग। अब आगे बढ़े उससे पहले इसको हम यहीं पर निपटा देना चाहते हैं, क्योंकि ये पदनाम नेमिक्लेचर आपसे बराबर पूछा जाता है और कई लोग इसको लेकर के कंफ्यूज रहते हैं। तो ये कंफ्यूजन हम यहीं पर दूर कर देते हैं और इसको एक बात समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो एक तरफ है टाइम, एक तरफ है पदवी नेमिक्लेचर, और तीसरी तरफ है इनके द्वारा नियुक्त, किनके द्वारा वो नियुक्ति की गई उनकी। ठीक है, तो 1757 से 1774 तक जो पदवी का प्रयोग किया गया, जो पद नाम का प्रयोग किया गया, उसे कहा गया बंगाल का गवर्नर। ठीक है, इसे क्या कहा गया, बंगाल का गवर्नर। प्रथम कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, इससे पहले चीफ, फैक्टर, ये सब कहा जाता था। 1757 से बंगाल का गवर्नर। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसकी नियुक्ति की। 1774 से लेकर 1833 तक जिस पदनाम का प्रयोग किया गया वो था बंगाल का गवर्नर जनरल। प्रथम कौन था, वारेन हेस्टिंग। और इसकी नियुक्ति किसने की, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने किया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने ही बताया कि बंगाल का जो गवर्नर है अब वो बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया है। ठीक है, फिर 1833 से 1858 तक जिस पदनाम का प्रयोग किया गया उसे कहा गया भारत का गवर्नर जनरल। अब बंगाल का शब्द गायब, अब भारत का शब्द आ गया। ठीक है, ये किसने किया, तो 1833 के चार्टर्ड ने। सब पढ़ेंगे आगे। इसके अलावा 1858 से 1947 तक भारत के आजादी तक जिस पदनाम का प्रयोग हुआ उसे कहा गया वायसराय, क्योंकि 1858 में कंपनी के शासन को भारत से समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन प्रत्यक्ष ब्रिटिश नियंत्रण में चला गया। प्रथम कौन था, लॉर्ड कैनिंग। और किसने किया, तो 1858 का अधिनियम। अब ब्रिटेन का शासक आ गया है, कंपनी समाप्त हो गई है।
1947 से 1950 तक भारत के गवर्नर जनरल इस पदनाम का प्रयोग किया गया। प्रथम था लॉर्ड माउंटबेटन और ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से हुआ था। उसके बाद हम जानते हैं कि फिर संविधान लागू हुआ और राष्ट्रपति की व्यवस्था आ गई, ये गवर्नर जनरल वाली व्यवस्था समाप्त हो गई। ठीक है, इतना हमने समझ लिया। अब जो है फिर से आ जाते हैं और क्या किया गया। तो बीईआईसी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक और भारतीयों से उपहार दान आदि लेना बंद कर दिया गया। जो प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाएगा वो ये कि 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, किस एक्ट के माध्यम से, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। इसके अलावा यह भी पूछा जा सकता है कि जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई उसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो उनका नाम था इल्जाह इम्पे। और अन्य न्यायाधीश कौन थे, तो चैम्बर्स, लिमिस्टर एवं हाइड। ऐसे ऑप्शन दिया जा सकता है कि ये कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुई उसके प्रथम जो जज थे, अदर्स जजेस थे, वो 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, इनमें से कौन नहीं था। ठीक है, इस तरह से दिया जा सकता है। तो ये सब जो है महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिए। अब आगे बढ़ेंगे हम, और आगे बढ़ेंगे तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का, जिसे बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1781 भी कहा जाता है। ये छोटा सा अधिनियम था जिसमें भारत सरकार को सहयोग देने, राजस्व को नियमित संकलन और भारतीयों के प्राचीन विधियों और परंपराओं को मान्यता देने पर बल दिया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण था, जो प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, वो ये कि कंपनी के कर्मचारियों यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को अपने शासकीय रूप में किए गए कार्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारिता से बाहर कर दिया गया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य कर रहे हैं तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से बाहर कर दिया गया, यानी सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो एक प्रकार से न्यायपालिका से कार्यपालिका की रक्षा की गई। ठीक है, तो ये जो है, और एक प्रावधान ये कि कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए हम थोड़ा फास्ट ही रहेंगे क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है। देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी विसंगतियां थी, जो कमियां थी, उन्हें दूर करने के लिए पिट्स का रेगुलेटिंग एक्ट आया। और इसे किसने प्रस्तुत किया, तो ब्रिटिश संसद में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसीलिए इसे हम कहते हैं पिट्स का इंडिया एक्ट 1784। इसमें क्या किया गया, तो इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। वो बदलाव क्या था, तो कहा गया कि कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्य अब अलग अलग होंगे। तो कंपनी तो व्यापारिक थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसने भारत में क्या कर लिया है, साम्राज्य स्थापित कर लिया है। तो अब कंपनी के पास 2 काम हो गए हैं, एक तो व्यापार करना जो उसका मूल काम था, और दूसरा शासन करना, जो उसने अभी नया नया ही 1757 के प्लासी के युद्ध से प्रारंभ किया था, शासन करने वाला काम प्रत्यक्ष, और फिर उसके बाद बक्सर के युद्ध के पहले अप्रत्यक्ष फिर प्रत्यक्ष। तो ये कहा गया कि ये दोनों काम इनके अलग अलग होंगे, व्यापारिक काम अलग और शासन का काम अलग। तो इसके लिए क्या किया गया, तो व्यापारिक कार्य के लिए कहा गया कि ये निदेशक मंडल व्यापारिक कार्य को देखेंगे। कौन है निदेशक मंडल, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो कंपनी के मालिक हैं, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, वो क्या हैं, तो वो व्यापारिक कार्य देखेंगे। लेकिन कंपनी का जो राजनीतिक कार्य है, जो शासन का कार्य है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, उसके लिए 6 सदस्यीय एक बनाया गया नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या बनाया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो अब इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कौन कौन हो गए, तो वो जान लीजिए। तो चांसलर ऑफ एक्सचेकर, राज्य सचिव, 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य होंगे। तो ये सरकार के नियंत्रण में धीरे धीरे चीजें आ रही हैं। तो अब इसे हमने क्या कहा कि अब जो है दैव शासन व्यवस्था की शुरुआत हो गई। कैसे, तो एक तो व्यापारिक कार्य देखने के लिए निदेशक मंडल है और राजनीतिक कार्य देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल है। तो अब ये 2 बॉडी हो गई जो भारत पर शासन कर रहे हैं। एक राजनीतिक कार्य के लिए निदेशक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो प्रारंभ से चला आ रहा था, और अब एक नई संस्था आ गई जिसे हम कहेंगे नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसका गठन किया गया। इसके अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य इस अधिनियम के द्वारा किया गया वो ये कि जो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन क्षेत्र था, उस पे ब्रिटिश ताज के दावे
को इसने पुख्ता किया, क्योंककि इसका शीर्षक था भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। ठीक है, तो ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के प्रमुख प्रावधान थे। इसके बाद एक एक्ट आया 1786 का अधिनियम। 1786 के अधिनियम के बारे में ये कहा जाता है कि इस अधिनियम के माध्यम से केवल कार्नवालिस की इच्छा की पूर्ति की गई, क्योंकि कार्नवालिस भारत में अधिक अधिकारिता चाहता था और उसको मनाने के लिए ये अधिनियम लाया गया, जिसके कारण लॉर्ड कार्नवालिस भारत में गवर्नर जनरल बनकर जाने के लिए तैयार हो जाए। तो इसमें क्या प्रावधान किया गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति का दायित्व भी प्रदान कर दिया गया। तो कमांडर इन चीफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कौन हो गया? तो वो हो गया बंगाल का गवर्नर जनरल, यानी ये अत्यधिक शक्तिशाली हो गया। और यही मांग कार्नवालिस ने की थी कि मुझे अगर कंपनी का कमांडर इन चीफ भी बनाया जाएगा गवर्नर जनरल के साथ, तभी मैं भारत में जाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा एक अधिकार और उसको दिया गया कि अब गवर्नर जनरल विशेष परिस्थितियों में परिषद के निर्णय को निरस्त कर सकता था और अपने निर्णय को लागू कर सकता था, जबकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में यह लिखा था कि परिषद के काउंसिल के निर्णय बंधनकारी होंगे, बाउंडिंग होंगे गवर्नर जनरल के लिए, लेकिन उस प्रतिबंध को भी हटा दिया गया। ठीक है, तो चलिए अब अगले अधिनियम पे चलते हैं। तो अगला अधिनियम आ गया चार्टर्ड एक्ट 1793। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीच में जो सुधार के लिए, संशोधन के लिए अधिनियम आ रहे हैं, उसको अगर हम हटा दें तो ये चार्टर्ड एक्ट हर 20 वर्ष के बाद आता रहा, तब तक जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से समाप्त नहीं हो गया। तो इस चार्टर्ड का क्या मतलब था कि ये 20 वर्षों के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वैधता प्रदान करता था। तो हर 20वें साल इसके रिन्यूअल की जरूरत पड़ती थी, इसे रिन्यू कराना पड़ता था। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर 1793 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर 1813 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर 1833 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर 1853 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1858 में कंपनी को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से 20-20 साल पर यह आता रहा। तो इसने क्या किया, 20 वर्षों के लिए पुनर्जीवित कर दिया चार्टर्ड एक्ट 1793 को। और क्या किया, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों का वेतन भारतीय कोष से दिया जाने लगा, अभी यहां से प्रारंभ हुआ। तो अब यह प्रश्न पूछा जाएगा कि किस अधिनियम के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो पिट्स के इंडिया अधिनियम के द्वारा बना था, उसके कर्मचारियों को, उसके अधिकारियों को वेतन भारतीय कोष से दिया जाना कब प्रारंभ हुआ? तो यह प्रावधान चार्टर्ड एक्ट 1793 में किया गया। अगला, अब यह आ गया चार्टर्ड एक्ट 1813। ठीक है, जैसे जैसे आप देखेंगे कि चार्टर्ड्स आते जाएंगे, वैसे वैसे जो ब्रिटिश सरकार है उसका प्रभाव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर बढ़ता चला जाएगा और अंततः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ही समाप्त कर दिया जाएगा। तो 1813 का अधिनियम, 1833 का अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है, इससे सवाल भी पूछते हैं। तो चलिए एक एक प्रावधानों को देखते हैं। तो पहला तो इसने यही किया कि 20 वर्षों के लिए कंपनी के शासन को भारत में बढ़ा दिया। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है और जिससे बराबर प्रश्न पूछा जाता है वो ये कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया है। एकाधिकार यानी मोनोपली। मोनोपली का मतलब क्या? मोनोपली का मतलब ये कि ब्रिटेन में ये व्यवस्था थी कि भारत के साथ व्यापार केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती है, बाकी और कोई संस्था ब्रिटेन की भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकती है। जैसे आज हम देखते हैं कि भारत सरकार की मोनोपली है रेलवे पर, तो आप कितने भी बड़े उद्योगपति हो, अगर आप ये चाहेंगे कि भारत में हम रेल चलाएंगे तो आप नहीं चला पाएंगे। क्यों? क्योंकि रेल केवल सरकार चलाएगी, ये सरकार की मोनोपली है। तो उसी तरह से ये मोनोपली था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कि वो भारत के साथ व्यापार करेगी और कोई नहीं करेगा। लेकिन ब्रिटेन में ये बात उठ रही थी कि भारत जो कि एकदम खजानों से लबालब है, उसका खजाना केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों लूटे? हम भी लूटे और लोग भी भारत के खून को चूसे। ठीक है, तो इसलिए यह किया गया कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। लेकिन यह कहा गया
कि चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, दूसरा कोई नहीं करेगा। बाद में इसको भी हटा दिया जाएगा 1833 में। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को कब समाप्त किया गया, तो 1813 में समाप्त किया गया, लेकिन दो चीजों को छोड़कर, चाय और चीन के साथ व्यापार को फाइनली संपूर्ण एकाधिकार को खत्म किया गया 1833 में। आगे हम देखेंगे। इसके अलावा भारत में ईसाई मिशनरियों के प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई कि वो यहाँ आए, अपना जो है सेटअप करें और जो है लोगों को कन्वर्ट करने का काम शुरू करें। एक महत्वपूर्ण विषय और है जिससे कि बराबर प्रश्न पूछा जाता है, और वो ये है कि भारत में शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख प्रतिवर्ष खर्च करने का प्रबंध इस अधिनियम में किया गया। ये पहली बार किया गया था, इससे प्रश्न भी पूछा जाता है। इसके अलावा राजा की भारत पर संप्रभुता स्पष्ट रूप से बता दी गई। तो कैसे बताई गई संप्रभुता, तो कंपनी को गवर्नर जनरल, गवर्नरों और प्रधान सेनापति की अगर जब नियुक्ति करनी होगी तो ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति उसे लेनी होगी। तो धीरे धीरे नियंत्रण बढ़ता चला जा रहा है। इसके अलावा कलकत्ता, बंबई और मद्रास की जो परिषदें हैं उनके द्वारा बनाए गए कानूनों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, चलिए अब आ गया चार्टर्ड एक्ट 1833। इसे सेंट हेलेना एक्ट 1833 भी कहा जाता है। तो जिनको पता हो कि इसे सेंट हेलेना एक्ट 1833 क्यों कहा जाता है वो कमेंट में मुझे बताएं, ताकि और लोग भी जान लें। इसको सेंट हेलेना एक्ट 1833 भी कहा जाता है। तो जिसको उत्तर पता हो वो कमेंट करे। ठीक है, चलिए अब ये बड़ा अधिनियम है, ठीक प्रकार से इसको हमें समझना होगा। ठीक है, तो पहला काम ये किया गया इस अधिनियम के द्वारा कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इस पद पे पहला व्यक्ति कौन बैठा, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो ऐसा नहीं हुआ कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया तो उसके पदनाम में ही केवल परिवर्तन हुआ, बल्कि उसके अधिकारिता में भी परिवर्तन हुआ। और भारत के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत में असीमित विधायी शक्तियां मिल गई, कानून बनाने की शक्तियां मिल गई। और मद्रास और बंबई के गवर्नरों ने अपनी ताकत खो दी। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो हमें दिखता है कि किस प्रकार से केंद्रीयकरण किया गया भारत का, जब कलकत्ता के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसके नीचे मद्रास और बंबई के गवर्नर्स को कर दिया गया। तो ये केंद्रीकरण हमें दिखा 1773 में। उसकी चरम पराकाष्ठा हमें 1833 के अधिनियम में दिखी, जब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसे असीमित विधायी शक्तियां दी गई, असीमित लेजिस्लेटिव पावर दिया गया और मद्रास और बंबई के गवर्नरों के विधायी शक्तियों को छीन लिया गया। ठीक है, अब कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्ण रूपेण समाप्त कर दिया गया। अब कोई कामा और फुल स्टॉप वाली बात नहीं रह गई। कहा गया कि भैया साफ तो साफ, चाय व्यापार, चीन व्यापार भी साफ। तो पूर्ण एकाधिकार साफ हो गया, चाय व्यापार और चीन व्यापार भी समाप्त हो गया इनका। अब जो भारत की परिषद थी उसमें उसको 4 सदस्यीय कर दिया गया। भारत की परिषद पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में 4 की थी, फिर 3 की हुई, अब फिर कहा गया कि वो 4 की होगी, लेकिन जो चौथा सदस्य होगा वो तभी आएगा जब कानून के विषय में बात होगी, कानून के विषय में निर्णय लेना होगा, नहीं तो केवल 3 सदस्य रहेंगे। ठीक है, अब भारत की परिषद में 4 सदस्य, पहले 3 हमेशा उपस्थित और चौथा तब आएगा जब कानून से रिलेटेड चीजें आएंगी। इसके अलावा भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध और सुधारने की भावना से, एक्चुअली बंबई में अलग कानून है, एक ही केस है जालसाजी, तो बंबई में अलग दंड, कलकत्ता में अलग दंड,
मद्रास में अलग दंड। तो ये हुआ कि एक संहिताबद्ध जो है कानून बनाया जाए, वही फिर आगे जाकर के आईपीसी आया। तो भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध और सुधारने की भावना से लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में एक विधिक आयोग का गठन किया गया। सबसे महत्वपूर्ण जो पूछा जाता है वो ये है कि इस अधिनियम के द्वारा भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। ये बार बार रिपीटेड प्रश्न है। इसके अलावा सपरिषद गवर्नर जनरल इन काउंसिल यानी परिषद के साथ गवर्नर जनरल द्वारा बनाए गए कानूनों को अब अधिनियम, अब यहीं से एक्ट कहा जाने लगा। तो जो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद कानून बनाती थी 1833 से पहले, उसे रेगुलेशन कहा जाता था, लेकिन अब एक्ट कहा जाने लगा 1833 के अधिनियम के बाद। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा इस अधिनियम की एक धारा थी 87 इसमें कहा गया कि कंपनी की नौकरियों में धर्म, जाति, वंश, रंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया जाएगा। हालांकि ये लागू नहीं हो पाया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण। ठीक है, तो ये 1833 का अधिनियम है। अब आ गया 1853 का अधिनियम, और ये 1853 का अधिनियम आखिरी चार्टर्ड था। ये चार्टर्ड आखिरी था। इसके बाद कंपनी को का काम समाप्त कर दिया गया और प्रत्यक्ष नियंत्रण में भारत चला गया। इस अधिनियम के आने से पूर्व ब्रिटेन में दो धड़े बन गए थे। एक वो जो ये कह रहे थे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाए, और दूसरा धड़ा वो था जो ये कह रहा था कि नहीं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त न किया जाए। इन दोनों को बैलेंस करने के लिए ये निर्णय लिया गया कि हम जो चार्टर्ड 20 साल के लिए दे रहे थे वो असल में अनिश्चित काल के लिए देते हैं। तो पहला तो ये कि जो व्यक्ति ये कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करो भारत से, तो उसे ये निश्चित हो जाएगा कि अब 20 साल का ठेका नहीं है, 2-4 साल में भी समाप्त किया जा सकता है, 10 साल में भी समाप्त किया जा सकता है। और जो लोग ये कह रहे थे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त न किया जाए, वो इस बात को लेकर के प्रसन्न हुए कि चलिए अभी तो समाप्त नहीं ही किया गया, अभी तो इनको आगे के लिए कंटिन्यू किया गया। ठीक है, इसीलिए ये कंपनी का जो अधिकार पत्र था निश्चित काल के लिए बढ़ाया गया। इसमें 20 साल वाली बात नहीं थी। ठीक है, तो अब देखिए जो निदेशक मंडल था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दिया गया, और इस 18 में से 6 राजा द्वारा नियुक्त। ठीक है, अब धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है, बढ़ रहा है। विधि सदस्य गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का पूर्ण सदस्य बन गया। तो जब पूर्ण सदस्य बन गया तो 3 + 1 = 4 सदस्य हो गए। ठीक है, जो गवर्नर जनरल की परिषद है, बार बार इसलिए बता रहा हूं कि आगे इससे रिलेटेड कुछ समझाना भी है आपको। गवर्नर जनरल की कार्यकारी और विधायी शक्तियां अब अलग अलग हुई। ध्यान से समझिएगा, गवर्नर जनरल की कार्यकारी और विधायी शक्तियां अलग अलग हुई। क्या अलग हुआ? तो गवर्नर जनरल की विधायी परिषद 12 सदस्य हुई और 6 नए सदस्य जोड़े गए। ठीक है, अब इसको यहां पर ध्यान से समझ लीजिए। अभी 1853 से पूर्व क्या हो रहा था कि गवर्नर जनरल है, उसकी परिषद है, उसकी काउंसिल है, उसमें पहले 4, फिर 3 + 1 विधि सदस्य, इस तरह से। ठीक है, तो अब जो है कहा, वही जो परिषद है वही कानून भी बना रही है, वही कानून को लागू भी कर रही है, यानी वही लेजिस्लेचर है। वही परिषद क्या है? लेजिस्लेचर भी है, और वही परिषद क्या है? एग्जीक्यूटिव भी है। वही परिषद सारा काम करती है, कानून भी बनाती है, कानून को लागू भी करवाती है। लेकिन अब यह कहा गया कि जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी और जो गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव बॉडी होगी वो अलग अलग होगी। वो कैसे होगी, इसी को आपको समझना है। ठीक है, तो कहा गया कि गवर्नर जनरल की जो विधायी परिषद है, अब यहां से एक शब्द हम ले, विधायी परिषद। ठीक है, यही आगे जाके विधान परिषद हो जाएगी, यही आगे जाकर लेजिस्लेटिव काउंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो विधायी परिषद है उसमें 12 सदस्य होंगे। ठीक है, तो उसमें 6 नए सदस्य जोड़े गए। ये सदस्य कहां से आए? मद्रास, बंबई, बंगाल, आगरा, प्रत्येक से 1 सदस्य, और एक कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और एक कनिष्ठ न्यायाधीश थे। इसके अलावा तो 6 ये हो गए, और गवर्नर जनरल की परिषद के 4 सदस्य, विधि सदस्य भी पूर्ण सदस्य हो गया, तो 4 सदस्य। इसके अलावा एक गवर्नर जनरल 5, और एक जो है विशेष नॉमिनेटेड व्यक्ति, ये मिलकर के 12 हो गए। तो जब कानून बनाना होगा तो 12 बैठेंगे,
उसी टेबल पे जब कानून बनाने की बात आएगी तो 12 लोग बैठेंगे, और जब कानून बनाने की बात नहीं होगी, कानून को लागू करने की बात होगी, एग्जीक्यूटिव की बात होगी, तो 5 बैठेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। इसी अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। तो सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व केंद्रीय विधान परिषद। अब केंद्रीय विधान परिषद हम किसको कह रहे हैं? ये वही है गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसी को हम कह रहे हैं केंद्रीय विधान परिषद, क्योंकि यही केंद्रीय विधान परिषद आगे जाके बन जाएगी। ठीक है, तो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया, ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण, सिविल सेवकों का चयन नामजदगी के स्थान पर, यानी नॉमिनेट करने के स्थान पर यह कहा गया कि खुली पद प्रतियोगिता के जरिए होगा। पहले क्या होता था, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उनके रिलेटिव वगैरह ये सब जो है भर्ती किए जा रहे थे, सोर्स से लोग आते थे नॉमिनेटेड होके, लेकिन अब कहा गया खुली परीक्षा इसके लिए होगी, और इसीलिए 1854 में मैकाले समिति का गठन किया गया। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण काम हुआ, बंगाल के लिए पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की व्यवस्था की गई। तो यह कहा गया कि जो गवर्नर जनरल है बंगाल का, अब तो वो भारत का गवर्नर जनरल है, तो भारत के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में भी एक्ट करना पड़ता है, साथ ही साथ वो बंगाल का भी गवर्नर है, क्योंकि सीट वही है बंगाल। तो कहा गया कि नहीं, बंगाल के कार्यों से भारत के गवर्नर जनरल को मुक्त करना है, तो वहां पर एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल को बिठाना है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल बंगाल के काम को देखेगा। ये व्यवस्था चार्टर्ड एक्ट 1853 में आई। अब जो है इसी बीच क्या हो गया, इसी बीच 1857 की क्रांति हो गई, और 1857 की क्रांति ने ब्रिटिशों के इस गलत आत्मविश्वास को बुरी तरह से झकझोर डाला, जो ये था कि भारत और भारतीय अब अस्थायी रूप से अंग्रेजों की पकड़ में है, उनकी गिरफ्त में है। तो ये जो गलत आत्मविश्वास था अंग्रेजों का, उसे 1857 की क्रांति ने बुरी तरह से झिझोड़ा, और अब वो ये मजबूर हो गए अंग्रेज कि वो भारत में अपनी नीतियों को बदले, अपना पॉलिसी चेंज करें, और इस पॉलिसी चेंज का पहला शिकार खुद कंपनी बन गई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भारत से समाप्त कर दिया गया और भारत प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में चला गया। तो पहला तो काम यही हुआ। इसके बाद निदेशक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और नियंत्रण बोर्ड, इनका भी अंत हो गया, नियंत्रण बोर्ड भी समाप्त हो गया। तो इसके जगह क्या आया जब ये दोनों, तो आपसे पूछा जाएगा कि किस अधिनियम ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया, तो आप कहेंगे 1858 के अधिनियम ने। और फिर वहीं आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि राज्य के सचिव और उसकी परिषद की व्यवस्था किस अधिनियम से आई, तो 1858 के अधिनियम से आई। ठीक है, तो भारत के सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, भारत मंत्री भी इनको कहते थे, राज्य के सचिव कहते थे। ये एक नई पदवी बनी जो लंदन में बैठते थे, इनके 15 सदस्य होते थे, तो इनकी जो काउंसिल थी उसमें 15 मेंबर होते थे। ठीक है, तो भारत के सचिव नामक एक नए पद का सृजन किया गया, और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद, तो इंडिया काउंसिल बनाए गई। और इनका वेतन कहां से दिया जाता था, तो इनका वेतन भारतीय राजस्व पर भारित था, यानी भारत के रेवेन्यू से, इंडिया के रेवेन्यू से इनको सैलरी दी जाती थी, तो भारत परिषद के सदस्यों को। इसके अलावा भारत के गवर्नर जनरल का भी पदनाम अब बदल गया। अब ये क्या हो गया, तो अब भारत का वायसराय हो गया। ठीक है, तो कहते हैं कि वाइस यानी उप, और राय फ्रेंच में राजा को कहते हैं, तो किंग को, तो उपराजा या राजा की छाया। ठीक है, राजा जैसा ही, तो ये वायसराय हो गया। तो इसका पूरा नाम अब वायसराय केवल नहीं, गवर्नर जनरल एंड वायसराय हो गया। ठीक है, तो प्रथम कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। तो अब देखिए यही महारानी विक्टोरिया की घोषणा है, जिसे कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़ करके सुनाया। ठीक है, और ढांचा पहले क्या था, तो पहले यह था कि यह ब्रिटिश क्राउन है। ठीक है, अब यहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे। उसके बाद ये जो है भारत में गवर्नर जनरल बैठता था, उसकी परिषद थी और भारत पे शासन होता था। अब दो अथॉरिटी आ गई,
एक अथॉरिटी, राज्य के सचिव आ गए, ये लंदन में बैठेंगे, ये वायसराय के ऊपर हो गए और इनके 15 सदस्य हो गए। तो अब छोटे छोटे निर्णय भी भारत के कहाँ होने लगे, लंदन में होने लगे। इसलिए भारत के जमीनी प्रशासन धीरे धीरे लड़खड़ाने लगा। तो अब आया भारतीय परिषद अधिनियम 1861। 1858 का अधिनियम तो जल्दी में आया था, उसमें बहुत प्रावधान नहीं किया गया था, लेकिन 1861 के अधिनियम में ठीक ठाक प्रावधान किए गए थे। ठीक है, तो जिस केंद्रीयकरण की शुरुआत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हुई थी, जो 1833 में अपने चरम पे पहुंची थी, उसको, उस सेंट्रलाइजेशन को अब धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है। तो क्या किया गया, बी केंद्रीकरण की शुरुआत की गई, तो डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ। मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां लौटाई गई, जो उनसे 1833 में छीन ली गई थी। वायसराय की कार्यकारी पद सदस्यों की संख्या 4 से बढ़कर 5 कर दी गई। तो पहले 4, फिर अब 5 हो गए, और 5वां सदस्य विधि वेता होना चाहिए, उसे विधि का ज्ञान होना चाहिए, उसे लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, ये अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, इसके अलावा वायसराय की जो विधायी परिषद थी उसमें वृद्धि करके अब कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 सदस्य हो सकते थे, ये प्रावधान किया गया। और सभी को कहा गया कि ये मनोनीत होंगे, नॉमिनेटेड होंगे। और कौन नॉमिनेट करेगा, तो भारत का वायसराय नॉमिनेट करेगा। ठीक है, परिषद की ताकत क्या थी, तो कुछ नहीं, सलाहकारी, केवल एडवाइस इनका देना काम था। गवर्नर जनरल माने न माने कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब यहां पर आप देखिएगा कि जो प्रश्न बार बार रिपीट होता है वो अब आ रहा है, और वो ये है कि 1862 में यहां पर क्या प्रावधान किया गया कि वायसराय की विधायी परिषद में 6 से लेके 12 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से सभी मनोनीत होंगे और आधे सदस्य गैर सरकारी होने चाहिए। ठीक है, सरकारी का मतलब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की या अब ब्रिटिश सरकार की सेवा कर रहा है वो सरकारी है, वो नौकरी कर रहा है। गैर सरकारी जो है ऐसे लोग हो सकते हैं जो सरकारी सेवा में नहीं है। ठीक है, तो उन गैर सरकारी में से लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को नॉमिनेट किया। इनका नाम आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पहली बार, भले एडवाइज ही देना है इनको, कोई मतलब नहीं इनकी ताकत का, लेकिन पहली बार गवर्नर जनरल के विधायी परिषद में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में अब 3 भारतीय पहुंच रहे हैं। कौन कौन है, तो बनारस के महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह, पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह और सर दिनकर राव, ये 3 लोग विधायी परिषद में पहुंचे। ठीक है, 1862 में। और इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता था, तो 2 वर्ष का होता था। ठीक है, 2 वर्ष के बाद कोई नया व्यक्ति इसमें आ जाता था। इसके अलावा लॉर्ड कैनिंग को भारत में पोर्टफोलियो व्यवस्था का, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का, कैबिनेट व्यवस्था का जनक माना जाता है। तो उसने क्या किया, तो वायसराय की कार्यकारी परिषद अब विभागीय प्रणाली पर चलने वाला मंत्रिमंडल बन गया। तो पहले क्या हो रहा था, 1861 से पहले क्या हो रहा था कि जो वायसराय की कार्यकारी परिषद है, जो उसका एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वो बैठता था, तो सब विषयों को वहां पर रखा जाता था और सारे विषय ये माना जाता था कि सारे लोगों की अधिकारिता में है। तो डिफेंस हो, कम्युनिकेशन हो, फिनांस हो, लॉ हो, ये सब सब्जेक्ट क्या है, सब सब्जेक्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी के सामने प्रस्तुत होंगे और एग्जीक्यूटिव बॉडी बैठेगी, उस पर निर्णय लेगी। लेकिन लॉर्ड कैनिंग ने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा। उसने कहा कि जो वर्तमान व्यवस्था अभी हम देखते हैं, अभी क्या देखते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर है, एक डिफेंस मिनिस्टर हैं, एक लॉ मिनिस्टर हैं, एक सड़क और परिवहन मंत्री हैं। तो ये कहा जाता है कि भाई फिनांस मिनिस्टर आप हैं, फिनांस से रिलेटेड चीजें आप देखेंगे, कोई बड़ा इशू आएगा तो प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में कैबिनेट बैठेगी, उस पर कर लेगी। डेली टू डेली का वर्क आप देखेंगे, बड़ा विषय आएगा तो सारे लोग बैठ के निर्णय लेंगे, यही होता है। तो ये व्यवस्था लॉर्ड कैनिंग ने भारत में शुरू की और कहा कि भैया अब जो है सारा विषय सबका नहीं होगा, कानून गृह विभाग अलग कोई व्यक्ति देखेगा, होम मिनिस्टर होगा, कोई जो है रेवेन्यू मिनिस्टर होगा, कोई डिफेंस मिनिस्टर होगा, कोई लॉ का मिनिस्टर होगा, कोई फिनांस का मिनिस्टर होगा, कोई पीडब्ल्यूडी का मिनिस्टर होगा, लोक निर्माण का। और ये 1876 में आया। अब यहां पे देख लीजिए, कंफ्यूजन आपको ना हो, हमने कहा कि 4 से बढ़ाकर 5 सदस्य हो गए। ठीक है, तो
गृह 1 हो गया विभाग, राजस्व 2 हो गया, सैन्य 3 हो गया, कानून 4 हो गया, वित्त 5 हो गया। तो 5 ही सदस्य थे, लेकिन 1876 में एक नया पद आया। अब ये कहीं 1874 है, कहीं 1876 है, ठीक है। तो 1876 में एक नया सदस्य आ गया। कहां पे? 5 से 6 हो गए सदस्य जो है। यहां पे लोक निर्माण एक अलग विभाग आ गया, तो 1876। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत में पोर्टफोलियो व्यवस्था, कैबिनेट व्यवस्था, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का जनक लॉर्ड कैनिंग है। उसी ने ही सबको अलग अलग विभाग सौंपे और कहा है कि डेली टू डेली के वर्क को करिए। कोई बड़ा विषय अगर किसी विभाग में आएगा तो हम सब लोग बैठेंगे और निर्णय ले लेंगे, जैसे वर्तमान में होता है, ठीक है। तो ये 1861 का अधिनियम। इसके अलावा वायसराय को अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार मिला इसी अधिनियम के माध्यम से, कि वायसराय ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, ठीक है। और उसकी वैलिडिटी 6 माह होगी, जैसे अभी भारत के राष्ट्रपति के पास ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति है। तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि वायसराय को ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति किस अधिनियम से मिली, तो यही अधिनियम 1861 का। इसके अलावा वायसराय अब नए प्रांत बना सकते थे और एलजी की नियुक्ति कर सकते थे। तो वायसराय को यह भी राइट्स दिया गया कि वो भारत में नए स्टेट्स बनाएंगे और उस पे लेफ्टिनेंट गवर्नर को बिठा सकते हैं। तो ये काम वायसराय कर सकते हैं। और इस अधिकारिता का प्रयोग करके भारत में बंगाल 1862 में अस्तित्व में आया, NWFP 1886 में प्रांत के रूप में आया और पंजाब एक अलग प्रांत 1897 में बना। इसी अधिनियम में के माध्यम से भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 आया और उस अधिनियम के माध्यम से 1862 में बंबई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई, हाई कोर्ट्स की स्थापना हुई, ठीक है। अब चूंकि हमें जल्दी जल्दी चलना है, इसलिए थोड़ा सा हम फास्ट चल रहे हैं, तो इस विषय को आप समझिएगा, बहुत केंद्रित होकर के मेरी बातों को सुनिएगा। अब इसी बीच में आ गया रॉयल टाइटल एक्ट 1876, शाही उपाधि अधिनियम 1876। शाही उपाधि अधिनियम 1876 क्यों आया? तो शाही उपाधि अधिनियम 1876 ये बताने के लिए आया कि अंग्रेजों की जो रानी हैं विक्टोरिया, अब वो भारत की भी रानी हो गई हैं, इम्प्रेस भारत की हो गई हैं। और इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग था, शाब्दिक अर्थ था इम्प्रेस, तो साम्राज्ञी, और केसरे हिंद इन्हें कहा गया, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे तो 1 मई 1876 से ये भारत की साम्राज्ञी हो गई, केसरे हिंद हो गई। तो महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी केसरे हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। इसके लिए लॉर्ड लिटन ने दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया 1 जनवरी 1877 को। ये प्रथम दिल्ली दरबार था। इस दिल्ली दरबार में क्या होना था? तो ये बताना था लॉर्ड लिटन को कि जो हमारी महारानी है वो अब तुम लोगों की भी महारानी वैसे तो थी, लेकिन अब डायरेक्टली हो गई हैं। और जो भारत के ये जब प्रिंसली स्टेट्स हैं, ये सब प्रिंस हो गए हैं, ये राजा ओजा नहीं है, ये प्रिंस हैं। राजा कौन है? तो राजा महारानी विक्टोरिया हैं। इस समय भारत में बड़ा अकाल पड़ा था, इसलिए इसका बड़ा विरोध भारत में हुआ। और कलकत्ता की एक पत्रिका ने कहा कि जब नीरो, ये उसी तरह का काम लिटन कर रहा है जैसा नीरो ने किया था, कि वो बंसी बजा रहा था और रोम जल रहा था, ठीक है। तो यहाँ 3-4 करोड़ लोग मर रहे हैं भूखमरी से, और ये लॉर्ड लिटन दरबार कर रहा है। तो ये था रॉयल टाइटल एक्ट 1876। तो अब हम बात करेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में पहला प्रावधान तो यही किया गया कि केंद्रीय विधान परिषद में जो सदस्य संख्या है उसको बढ़ा दिया गया। तो अब यह कहा गया कि कम से कम 10 सदस्य और अधिक से अधिक 16 सदस्य इसमें हो सकते हैं। इससे पहले हमने देखा कम से कम 6, अधिक से अधिक 12 सदस्य हो सकते हैं। तो भारतीय राष्ट्रवादियों की मांग लगातार ये रही कि केंद्रीय विधान परिषद के आकार को बढ़ाया जाए, और इसी का परिणाम रहा कि हर अधिनियम में आप देखेंगे तो केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ती चली जाएगी, और ये कहानी 1935 के अधिनियम तक जाएगी, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अब इनका ब्रेकअप कैसे था? तो इसमें 16 सदस्य थे, तो 6 सदस्य तो सरकारी थे, ठीक है, मतलब ये ब्रिटिश शासन में नौकरी करने वाले नौकरशाह थे। 5 गैर सरकारी थे, तो ये नेताजी लोगों के लिए था।
5 चुने हुए थे जो चुनाव से आते थे, तो एक वाणिज्य मंडल से आता था और 4 प्रांतों से 4 प्रतिनिधि इसमें आते थे। ठीक है, अब ये ब्रेकअप हमें समझना एग्जाम में के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं तो 5-10 मिनट ज़्यादा लगेगा, इसको भी हम समझ लेंगे। ठीक है, बस इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं भी समझ रहा हूँ, इससे परीक्षा से कोई मतलब नहीं, लेकिन आपके समझ से इसका मतलब है। ठीक है, प्रांतों में भी जो सदस्य संख्या थी उसको बढ़ाया गया। ठीक है, इसी तरह बंगाल, बंबई, मद्रास में 8 और अधिक से अधिक 20, NWFP में 15 सदस्य हो सकते थे। तो अब सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है, तो पहली बार चुनाव और प्रतिनिधित्व की बात सामने आई। पहली बार चुनाव और प्रतिनिधित्व की बात सामने आई, तो इलेक्शन और रिप्रेजेंटेशन का प्रावधान पहली बार आया। ठीक है, तो ये कैसे आया, तो जिला बोर्ड, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदार, ये सब प्रांतीय विधान परिषदों में अपने प्रतिनिधि भेज सकते थे। तो जमींदार अपने प्रतिनिधि भेज रहा है, विश्वविद्यालय अपना प्रतिनिधि भेज रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो बार बार पूछा जाता है, पहली बार बजट पर बहस और जनहित के मुद्दे पर परिषद सरकार से प्रश्न पूछ सकती थी। तो जो काउंसिल्स थी उनको पहली बार ये राइट्स दिया गया कि वो बजट पर बहस कर सकती हैं और सरकार से प्रश्न पूछ सकती हैं। ठीक है, ये पहली बार हुआ। किस अधिनियम में हुआ, 1892 के अधिनियम में हुआ। आपसे पूछा जाएगा कि बजट पर बहस करने की अधिकारिता कब प्राप्त हुई, तो आप कहेंगे कि 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा यह अधिकारिता मिली। इसके अलावा पूछा जाएगा कि सरकार से प्रश्न पूछने की अधिकारिता, तो वो भी 1892 के अधिनियम से ही मिली। लेकिन मतदान करने यानी बजट पर वोटिंग करने का राइट्स नहीं था। अभी बजट पेश होता तो वोटिंग होती है। और अनुपूरक प्रश्न पूछने के राइट्स नहीं थे। अनुपूरक मतलब सप्लीमेंट्री प्रश्न। तो जैसे एक एग्जाम्पल से समझिए अनुपूरक प्रश्न क्या होता है। तो मैंने पूछा, चूंकि यह प्रश्न लिखित रूप से पूछना होता था, तो प्रश्न पूछ लिया गया कि इस बार सरकार रक्षा पर कुल कितना बजट खर्च कर रही है। तो ये प्रश्न हो गया। अब इस प्रश्न का उत्तर मान लीजिए उस समय के हिसाब से दे दिया गया कि हम 1 करोड़ रुपए, मंत्री जी ने कहा कि हम 1 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं रक्षा पर, जो कुल बजट का मान लीजिए 50% है। तो अब वो सदस्य जो है खड़ा होकर ये नहीं पूछेगा कि इतना क्यों खर्च कर रहे हैं रक्षा पर, अरे कुछ शिक्षा पर भी खर्च करिए। तो यह प्रश्न अनुपूरक हो गया। तो एक प्रश्न, उस प्रश्न का उत्तर मिला, उस उत्तर के बाद आपने प्रश्न किया, यह सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, यह नहीं कर सकते थे आप केवल एक बार में एक प्रश्न पूछ सकते थे। ठीक है, तो मतदान करने और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, लेकिन बजट पर बहस आप कर सकते थे, उसकी कमी अच्छाई बता सकते थे और आप जो है प्रश्न पूछ सकते थे। ठीक है, परिषद पूछ सकती थी सरकार से। यह प्रावधान 1892 में आया। अब 1909 का अधिनियम आया। बड़ा विवादित अधिनियम यह रहा, क्योंकि ब्रिटिशों ने अपने फूट डालो और राज्य करो की नीति के तहत मुस्लिम लीग की जो मांग थी पृथक निर्वाचन व्यवस्था की, उसको मान लिया। तो इसे कहा गया कि यह मार्लो मिंटो सुधार था। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार। तो एक राज्य सचिव है और एक गवर्नर जनरल है, इन दोनों के नामों को मिलाकर कहा गया मार्ले मिंटो सुधार। तो संवैधानिक प्रयोगों में हम देखें तो ये सबसे अल्पकालिक लगता है, सबसे कम दिन चला, क्योंकि फिर 1919 का अधिनियम आ गया 10 साल के बाद ही। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है। इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था दे दी गई। सेपरेट इलेक्टोरल कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दे दिया गया, पृथक निर्वाचन व्यवस्था दे दी गई। पृथक निर्वाचन व्यवस्था का क्या मतलब है, अभी हम निर्वाचन देख रहे हैं कैसे होता है। तो अभी निर्वाचन में सीट्स को SC ST के लिए रिजर्व किया जाता है लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में। ठीक है, तो लोकसभा के चुनाव में कुछ सीटें ऐसी होती हैं जिसपे केवल SC का उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता है। कुछ सीटें ऐसी होती हैं जिनमें केवल कुछ सीटें ऐसी होती हैं जो जनरल होते हैं और कुछ SC ST के लिए रिजर्व होते हैं, अभी हम जानते हैं।
तो यहां पे यह प्रावधान किया गया कि कुछ सीटें ऐसी होंगी जो मुसलमानों के लिए रिजर्व होंगी और वहां वोटर भी मुसलमान होगा। ठीक है, लेकिन ये पूरी तरह से खुल करके नहीं, क्योंकि अभी हम बताएंगे कि कुल कितने वोटर्स थे तो आपको समझ आएगा। ठीक है, तो ये मानिए कि मुसलमानों के लिए कुछ सीटें आरक्षित कर दी गई। ठीक है, यही पृथक निर्वाचन व्यवस्था थी। अब विधान परिषदों की शक्ति को बढ़ाया गया, जो कि भारतीय राष्ट्रवादियों की मांग थी। क्या किया गया? तो विधान परिषदों की शक्ति में वृद्धि, सदस्यों को बजट की विवेचना करने, जनहित के मुद्दे पर चर्चा करने और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। तो सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम में मिला? तो वो अधिनियम था 1909 का अधिनियम। इसके अलावा क्या हुआ? केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार को बढ़ाया गया, साइज को बढ़ाया गया। क्या किया गया? तो केंद्रीय विधान परिषद की सदस्य संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। 16 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 60। अब ये क्या है केंद्रीय विधान परिषद? तो ये वही है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से जो 4 की परिषद बनी थी, जो बाद में 3 की परिषद हो गई, जो फिर 4 की हो गई, फिर जो 5 की परिषद हो गई, फिर जो 7 की परिषद हो गई, और जिसमें अतिरिक्त सदस्य बैठने लगे कानून बनाते समय, वही धीरे धीरे इवाल्व होते हुए विधान परिषद के रूप में अब बन गई। ठीक है, तो इसमें 60 सदस्य हो गए। 60 सदस्य ये हो गए और कुल सदस्य संख्या हो गई 69। तो 69 में कौन? तो जो कार्यकारी परिषद है गवर्नर जनरल की, और वो गवर्नर जनरल मिलाकर के और 2 विशेष मेंबर को मिलाकर ये 69 हुआ। इसमें से 37 सरकारी थे, यानी अभी भी सरकारी लोगों का बहुमत इसमें ज्यादा था। सरकारी किसके तरफ से बात करेंगे? सरकार की तरफ से बात करेंगे। और 32 गैर सरकारी थे, जिसमें से 27 निर्वाचन के द्वारा आते थे। ठीक है, 27 चुने हुए कैसे आते थे? अगर पृथक निर्वाचन व्यवस्था को समझना है तो सुन लीजिए। 27 लोग जो केंद्रीय विधान परिषद में जाते थे वो कैसे चुने जाते थे, इसको समझ लेंगे तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी कि कैसे चुनाव होता था। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। तो 2 विशेष वर्ग प्रतिनिधि होते थे। ये कहां से आते थे? बंबई और कलकत्ता के वाणिज्य मंडल से, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आते थे। 13 सामान्य निर्वाचन मंडल था, आज की तरह नहीं था। 12 विशेष निर्वाचन मंडल था। तो विशेष निर्वाचन मंडल में 6 जमींदारों के लिए और 6 मुसलमानों के लिए। यही पृथक निर्वाचन व्यवस्था है। ठीक है, और जो प्रांतों में परिषद थी उनका भी आकार बढ़ाया गया। तो बड़े प्रांत जैसे बंबई, मद्रास, बंगाल, उत्तर प्रदेश में 50 सदस्य और छोटे प्रांतों में 30 सदस्य। ठीक है, अब 2 चीजें आपको महत्वपूर्ण समझनी है और आपको याद रखना है कि भारत पर शासन करने वाली कितनी बॉडी हो गई। आइए एक बार कैलकुलेट करें इसको। तो एक बॉडी तो लंदन में है जो भारत का राज्य सचिव की अध्यक्षता में चलती है, जिसे हम भारत परिषद कहते हैं। इंडियन काउंसिल कहां पे है? लंदन में है। कितने मेंबर हैं? 15 मेंबर हैं। तो एक वो हो गया। एक वायसराय है, वायसराय की लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसमें कि सबसे पहले 3 भारतीय पहुंचे लॉर्ड कैनिंग के समय में 1862 में, अभी हमने जिस पे डिस्कशन किया। तो अभी तक ये लेजिस्लेटिव, और एक क्या है? एक वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो 3 बॉडी हमें देखती है। फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं। इंडियन काउंसिल जो लंदन में है, 15 सदस्य हैं, एक वो भारत पे शासन कर रही है। एक लेजिस्लेटिव काउंसिल जो वायसराय की है, जो धीरे धीरे विकसित होते होते विधान परिषद बन गई, लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गई, जिसमें कि पहली बार भारतीय पहुंचे 1862 में लॉर्ड कैनिंग के समय में। 3 भारतीय पहुंचे, फिर लगातार पहुंचते रहे अभी तक। और तीसरी बॉडी है गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो अभी तक यानी 1909 से पहले तक भारतीयों का प्रवेश कहां हुआ है? केवल और केवल गवर्नर जनरल के लेजिस्लेटिव काउंसिल में। न तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में गवर्नर जनरल के कोई भारतीय है, और न तो लंदन में जो इंडिया काउंसिल है उसमें कोई भारतीय है। तो अब पहली बार वायसराय के कार्यकारी परिषद में, विधायी परिषद में तो 1862 में भारतीय पहुंच गए थे, लेकिन 1909 में पहली बार वायसराय की कार्यकारी परिषद में, एग्जीक्यूटिव बॉडी में एक भारतीय पहुंचे। उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा।
ये विधि सदस्य के रूप में प्रवेश इनका हुआ, विधि सदस्य के रूप में, लॉ मेंबर के रूप में ये गए। ठीक है, ये सब याद रखिए, सारे पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। और दूसरा, पहली बार भारत परिषद जो इंडियन काउंसिल है लंदन, वहां पर 2 भारतीय पहुंचे, एक का नाम केसी गुप्ता और दूसरे का नाम सैयद हुसैन बिलग्रामी। तो 1909 में हम देखें तो तीनों बॉडी में अब भारतीय पहुंच गए हैं, वायसराय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो सबसे पहले, फिर 1909 में एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वायसराय के, और तीसरा इंडिया काउंसिल जो लंदन में है वहां भी भारतीय पहुंच गए हैं। 2 कौन कौन नाम पूछा जाएगा आपसे परीक्षा में, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी का प्रवेश हो गया। ठीक है, अब ये जो पृथक निर्वाचन व्यवस्था थी, कहते हैं कि यही वो नींव थी जिस पर कि पाकिस्तान का निर्माण हो गया। ठीक है, तो इसके बारे में, पृथक निर्वाचन व्यवस्था के बारे में लोगों ने अलग अलग विचार रखे हैं। एक बार हम देख लेते हैं, हो सकता है स्टेटमेंट देकर ऐसे प्रश्न पूछे जाएं कि इनसे उनके चारों ओर, इनसे उनके चारों ओर का मतलब इससे मुसलमानों के चारों ओर राजनीतिक गतिरोध बन गया और उन्हें शेष भारत से अलग कर दिया, वो अलग थलग पड़ गए, जिससे शताब्दियों से आरंभ हुए एकत्व के सभी प्रयत्नों को उलट दिया। नेहरू जी ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा कि मार्ले मिंटो सुधारों ने हमारा सर्वनाश कर दिया। और ये किसने कहा, ये आपको कमेंट में बताना है। हम नाग के दांत बो रहे हैं जिसका फल भीषण होगा, ये किसने कहा ये आपको बताना है। और के एम मुंशी ने कहा कि इन्होंने उभरते हुए प्रजातंत्र को जान से मार डाला। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 को। भारत शासन अधिनियम 1919 को हम एक और नाम से जानते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से हम इसे जानते हैं। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में आया और इससे पहले हम जानते हैं कि भारत में होम रूल लीग, ये आंदोलन तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में चला। तो भारतीयों की स्वशासन की मांग के रूप में, भारतीयों की होम रूल लीग, होम रूल की मांग के रूप में ये भारत शासन अधिनियम 1919 आया। भारत शासन अधिनियम 1919 हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कई बड़े बदलाव किए गए इस अधिनियम के माध्यम से, और साथ ही साथ उन सबसे प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहला बदलाव हुआ इस अधिनियम में कि केंद्र में पहली बार द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। तो अभी तक क्या था कि वायसराय की एक काउंसिल थी, वही कानून भी बनाती थी, वही कानून को लागू भी कराती थी, यानी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव काउंसिल वायसराय की थी या गवर्नर जनरल की थी, उसी से काम होता था, कानून बनाने का भी, उसको पालन कराने का भी। फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल धीरे धीरे इवाल्व होती गई। अब 1919 के अधिनियम में कहा गया कि 2 सदन होंगे, जैसे वर्तमान में भारत में है कि एक केंद्र में लोकसभा है और एक राज्यसभा है, तो 2 द्विसदनी विधायिका है। तो जो लेजिस्लेचर है उसके 2 हाउसेस हैं। तो वही काम 1919 के अधिनियम में पहली बार किया गया और यह कहा गया कि अब विधायिका जो है, जो लेजिस्लेचर है, वो उसके 2 हाउस होंगे। पहले हाउस को हम कहेंगे काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्य परिषद, और जो दूसरा उसका हाउस है, जो उसका दूसरा सदन है, उसे हम कहेंगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। काउंसिल की जगह इसे केंद्रीय विधानसभा कहा गया। ठीक है, केंद्रीय विधानसभा, असेंबली। तो अब 2 बॉडी हो गई केंद्र में कानून बनाने के लिए, जैसे वर्तमान में है काउंसिल ऑफ स्टेट और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, ये 2 हो गया। इसे कहा गया केंद्रीय विधानसभा, वर्तमान में इसे लोकसभा हम कहते हैं। ठीक है, तो पहली बार द्विसदनात्मक विधायिका केंद्र में कब हुई, तो आप कहेंगे 1919 के अधिनियम में हुई। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण कि पहली बार महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया। हालांकि वो मताधिकार किस प्रकार का था वो भी हम अभी देखेंगे, हम आपको आंकड़ा देंगे तो आपको समझ में आएगा कि मताधिकार था कि ये मखौल था। ठीक है, इसके अलावा सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कर दिया गया। फूट डालो और राज करो की नीति के तहत जो 1909 में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन व्यवस्था दी गई थी, उसको विस्तार करके सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों को भी दे दिया गया।
पहली बार केंद्रीय और प्रांतीय बजट अलग अलग हुए। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कब केंद्रीय और प्रांतीय बजट अलग अलग हो गए, तो आप कहेंगे 1919 के अधिनियम में पहली बार केंद्र और प्रांत का बजट अलग अलग हुआ। अब ये डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हो रहा है, धीरे धीरे डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ भारत बढ़ रहा है। इसके अलावा केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग अलग कर दिया गया। तो अभी हमारे यहां केंद्र के क्या विषय होंगे, राज्य के क्या विषय होंगे, अलग अलग हैं। उसी तरह से केंद्र और प्रांतीय विषयों को भी अलग किया गया और केंद्र और प्रांतीय बजट को भी अलग किया गया। ये दोनों प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रांतीय परिषदों का आकार बढ़ाया गया, तो लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि प्रांतीय परिषदों के भी आकार में बढ़ोतरी हुई। आकार का मतलब सदस्य संख्या बढ़ाया गया, तो कुल कितने होंगे, निर्वाचित कितने होंगे, ये सब मैंने समझाया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रांतों के लिए दो तरह की सरकार प्रस्तावित हुई, ये भी बहुत प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रांतों में दैव शासन व्यवस्था लेकर के आया गया। तो प्रांतों में दो तरह की सरकारें प्रस्तावित हुई, इसे ही हम दैव शासन व्यवस्था कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं डाइआर्की। तो प्रांतों में डाइआर्की आ गई, यानी शासन दो तरीकों से जो है चलाना प्रारंभ हुआ। आइए डाइआर्की को समझ लें जल्दी में, ठीक है। अभी आपको इधर ध्यान नहीं देना है, इधर आप मत देखिए, अभी इधर देखिए। डाइआर्की हमने क्या कहा, प्रांतों में दो तरह की सरकारें प्रस्तावित हुई। तो पहले समझ लीजिए कि इससे पहले क्या ढांचा था। तो पहले तो यह ढांचा है कि ऊपर बैठा है भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय, प्रांतों में बैठे हैं गवर्नर, वही गवर्नर शासन कर रहे हैं, यही ढांचा था। अब धीरे धीरे हुआ कि शासन में प्रतिनिधित्व दीजिए, तो फिर जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल का आकार बढ़ाते बढ़ाते वहां प्रतिनिधित्व दिया गया। अब कहा, अब धीरे धीरे मांग बढ़ी कि भाई सरकार में भी हमें हिस्सा दीजिए। अभी केवल कानून बनवा रहे हैं, अब हमको सरकार में भी हिस्सा दीजिए, यानी एग्जीक्यूटिव बॉडी में। तो अब क्या कहा गया कि प्रांत में दो सरकारें होंगी। पहले क्या था कि प्रांत है, एक गवर्नर बैठा है, उसके नीचे सब अधिकारी बैठे हैं, डीएम वगैरह, वो शासन कर रहे हैं, ठीक है, यही व्यवस्था थी। लेकिन अब क्या कहा गया कि अब दो तरह की सरकार होगी। जैसे दिल्ली में सरकार चलती है तो एक जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है और एक गवर्नर जनरल की सरकार है। तो कुछ विषय गवर्नर जनरल के पास ही है और विषय जो है सरकार के पास है। उस तरह से समझने का प्रयास करेंगे तो इसको समझेंगे। तो यह कहा गया कि दो सब्जेक्ट होंगे, शासन करने के दो सब्जेक्ट होंगे। एक को कहा गया ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट होगा, जिसे भारतीय मंत्रियों को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और एक कहा गया कि आरक्षित होगा, रिजर्व होगा। तो सब्जेक्ट कैसे होंगे, तो एक होगा ट्रांसफर्ड, एक होगा रिजर्व, ठीक है, ये समझ में आ गया। ट्रांसफर्ड में कौन होगा, तो ये मंत्रियों की सरकार होगी, यहां पर भारतीय व्यक्ति मंत्री बनेगा और ये जो है विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होगा। जो प्रांत में लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके प्रति उत्तरदायी हो। अभी का मंत्री जो भारत का है, भारत का हो या किसी राज्य का हो, किसके प्रति उत्तरदायी है, तो विधानसभा, जहां पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो तो विधानमंडल, और केंद्र में लोकसभा के प्रति और राज्यों में विधानसभा के प्रति वो उत्तरदायी है। उसी तरह से यहां पर कहा गया कि विधानमंडल के प्रति ये उत्तरदायी है, यानी ये जो काम करेंगे उसको उत्तर इनसे विधानमंडल में सदस्य मांगेंगे कि ये काम आपने ऐसे किया, क्यों किया, ये सब। इधर कहा गया कि आरक्षित विषय में गवर्नर जनरल अपना जो है काम करेंगे और इनसे कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। ये जो रिजर्व सब्जेक्ट है इस पे कोई प्रश्न नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से दो भाग में कर दिया गया। अब जो है, जो हस्तांतरित था उसमें कृषि था, स्वास्थ्य था, शिक्षा था, स्थानीय निकाय आदि था, कम महत्वपूर्ण विषय। अब आप कहेंगे कि अरे सर क्या बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा कम महत्वपूर्ण विषय। मैं इसलिए कम महत्वपूर्ण कर रहा हूं कि शासन का प्रतीक क्या है, तो शासन का प्रतीक दंड है, शासन का प्रतीक राजस्व है, खजाना है, और शासन का प्रतीक न्याय है। ये तीनों यहां नहीं है। तो राजस्व कहां है, रिजर्व में, न्याय कहां है, रिजर्व में, खजाना वित्त कहां है, रिजर्व में, डंडा पुलिस कहां है, रिजर्व में। तो अब बचा क्या। अब भाई आपको शिक्षा में बहुत अच्छा काम करना है तो राजस्व तो यहां है ना, वित्त तो यहां है ना। तो कहने का मतलब ये जो सब्जेक्ट्स हो गए, ये जितने जो है ये सब सब्जेक्ट कहां है, यहां गवर्नर जनरल अपने मन से काम करेगा और विधानमंडल का कोई सदस्य इससे कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। यहां पर
जो है उस प्रांत के जो लोग चुनाव जीत कर जाएंगे और फिर मंत्री बनेंगे वो लोग शासन करेंगे और इनसे प्रश्न पूछा जाएगा विधानमंडल में कि ये कार्य आपने कैसे किया, इसी को क्या कहा गया, दोहरी शासन व्यवस्था। यानी गवर्नर भी शासन करेगा और चुनी हुई सरकार भी शासन करेगी। आधा विषय गवर्नर शासन करेगा, आधा विषय पर चुनी हुई सरकारें शासन करेंगी। इतने कम देर में मैं इतना ही समझा सकता हूं, आपको समझ में आया होगा तो कमेंट करिए, ठीक है। आइए बढ़िए। तो ये डायरकी आपको समझ में आ गई। एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि एक लोक सेवा आयोग का गठन हुआ और वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 भारतीय हों ऐसा आवश्यक कर दिया गया, ठीक है। धीरे धीरे भारतीयों की भागीदारी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा भारत राज्य सचिव का वेतन ब्रिटिश राजस्व से देने का प्रावधान कर दिया गया। कह दिया गया कि भैया वहीं ब्रिटिश राजस्व से धन लो, अब यहां से नहीं जाएगा आपको। तो यह भी आपके लिए है। एक नए पद का जो है भारतीय उच्चायुक्त इंडियन हाई कमिश्नर का भी सृजन किया गया। इसके अलावा इसमें प्रावधान था कि एक वैधानिक आयोग का गठन होगा जो 10 वर्ष बाद इसकी जांच करेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो है हमने कहा था ना कि 2 सदन होंगे, 2 सदन हमने बताया ना कि 2 सदन की व्यवस्था आई 1919 के अधिनियम में। तो देखिए यही निचला सदन, इसे विधानसभा कहा गया, यह उच्च सदन है, इसे राज्यसभा कहा गया। केंद्रीय विधानसभा में कुल 145 स्थान थे और राज्यों की सभा में 60 स्थान थे, जिसमें से निर्वाचित होने थे 104 और मनोनीत या नॉमिनेटेड या नामित होने थे 41। तो 34 निर्वाचित यहाँ, 104 निर्वाचित यहाँ। अब आइए एक बार हम देख लेते हैं वोटर्स कैसे थे, थोड़ा मजे की बात है। तो हमने क्या कहा कि राज्य परिषद में कुल निर्वाचित कितने लोग होंगे, 34 होंगे 60 में से, ठीक है। तो इसमें से कैसे सीट का बंटवारा है वो देख लीजिए। तो 20 सामान्य होगा, इसमें कोई भी जाएगा, 10 मुसलमान जाएंगे, 3 यूरोपीय जाएंगे, 1 सिख जाएगा, यानी पृथक निर्वाचन व्यवस्था। मतदाता कौन होगा, तो 10,000 वार्षिक आय या 750 रुपए भूमि कर। 10,000 वार्षिक आय बहुत कम लोगों की थी उस समय और 10,000 की कीमत बहुत अधिक थी, ठीक है। तो 1920 में भारत की जनसंख्या थी लगभग 24 करोड़ और वोटर्स कितने थे उच्च सदन के लिए, 17,364। इतने लोग वोट देते थे केवल। तो सोचिए कैसा चुनाव होता था। इसके बाद केंद्रीय विधानसभा में कुल 104 निर्वाचित होते थे, जिसमें से 52 सामान्य। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र में 30 मुसलमान, 2 सिख, 20 विशेष निर्वाचन क्षेत्र थे, 7 जमींदार, 9 यूरोपीय, 4 भारतीय। और मतदाता कौन होता था, वोट कौन डाल सकता था, तो 15 रुपए वार्षिक आय नगर पालिका को अगर वो कर देता हो और 2,000 वार्षिक आय पर आयकर देता हो अथवा 50 रुपए वार्षिक भूमि कर देता हो, अगर ऐसा करता है तो 1920 में भारत की जनसंख्या 24 करोड़ थी और कुल वोटर्स थे 9 लाख। 24 करोड़ में 9 लाख वोटर्स, ठीक है। ये इतनी बात समझ में आ गई। तो अब आइए थोड़ा सा हम देख लें। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि एक आयोग का गठन होगा 10 वर्ष बाद जो इसकी प्रगति की जांच करेगा। वो आयोग जो है 10 वर्ष से पहले ही गठित हो गया। उसका नाम था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में सारे के सारे व्हाइट्स थे, सारे के सारे श्वेत थे, सारे के सारे अंग्रेज थे। तो भारतीयों ने कहा कि इस श्वेत आयोग जिसमें कि हमारे संवैधानिक व्यवस्था को देखने वाली एक पूरी की पूरी अंग्रेज संस्था कैसे होगी, पूरा अंग्रेज ही बैठकर कैसे डिसाइड करेंगे, हमारे भविष्य के बारे में निर्णय करना है और हमें ही प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। तो कहा कि ये जो श्वेत आयोग है इसका हम बहिष्कार करेंगे, प्रत्येक स्तर पर और प्रत्येक स्वरूप में इस श्वेत आयोग का हम बहिष्कार करेंगे। इसके बाद अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से डोमिनियन स्टेटस की मांग हुई। हालांकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी ये चाहते थे कि डोमिनियन मत खेलिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। तो फिर दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित कर दिया कि पूर्ण स्वराज से कम हम कुछ नहीं लेंगे। उसके बाद इस पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए 6 अप्रैल 1930 से भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। इसके बाद मई 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई। 1930 और 32 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट और अन्य संवैधानिक विमर्श के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाया। हालांकि एक ही गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था, लेकिन कोई निर्णय न लेने की वजह से वो 3 अलग अलग बैठकों में हुआ। तो जो है साइमन कमीशन रिपोर्ट और संवैधानिक मुद्दों पर चर्चा है तो गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत हुई। साइमन कमीशन रिपोर्ट और गोलमेज सम्मेलनों में आए प्रस्तावों को 1935 के अधिनियम में डाल दिया गया और फाइनली आ गया भारत सरकार अधिनियम 1935। आइए अब इसको देखें। तो
भारत सरकार अधिनियम 1935 एक विस्तृत दस्तावेज था, जैसे हमारा संविधान है, क्योंकि संविधान पर भारत के सबसे ज्यादा प्रभाव इसी का है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम का। तो इसमें 10 अनुसूचियां थी, 14 भाग, 321 अनुच्छेद, ठीक है, और भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव इसी का है। इसके अलावा अब महत्वपूर्ण प्रावधान समझिए। जो दैव शासन व्यवस्था था उसका प्रांतों से अंत किया गया और प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता प्रारंभ हो गई। ध्यान से समझिए, जो दैव शासन व्यवस्था था जिसमें आधा चुनी हुई सरकार शासन करती थी, आधा पर गवर्नर जनरल शासन करता था, उसको समाप्त कर दिया गया। कहा गया कि जो चुनाव में जीत कर आएगा वही मुख्यमंत्री बनेगा, वही मंत्री बनेगा, वही सारा काम देखेगा, गवर्नर जनरल उसी तरह से रहेगा जिस तरह से आज का गवर्नर जनरल है, यानी राज्यपाल है, उसी तरह से रहेगा। गवर्नर जनरल नहीं, प्रांतों में जो बैठते थे उनको केवल गवर्नर कहते थे, तो उसी तरह से होगा। तो ये क्या कहा गया? ये कहा गया कि प्रांतों में अब जो है ये जो 1919 की व्यवस्था है वो समाप्त हो गई, अब वहां प्रांतीय स्वायत्तता हो गई। चुनी हुई सरकार एकदम जो है अपने मन से जो करना है वो करे, ठीक है। लेकिन प्रांतों से तो दैव शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया, लेकिन उस दैव शासन व्यवस्था को अब केंद्र में प्रारंभ कर दिया गया, ठीक है। तो दैव शासन व्यवस्था को केंद्र के लिए प्रस्तावित किया गया। अब केंद्र में कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे जिन पर की वायसराय की अधिकारिता बता दी गई, वो हम आगे देखेंगे। अब इसके अलावा देख लीजिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भारत सरकार या भारत शासन अधिनियम 1935 का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था वो ये था कि भारत का एक परिसंघ बनेगा, एक फेडरेशन बनेगा। तो उस समय भारत में दो तरह की सरकारें चल रही थी। एक सरकार तो ब्रिटिश सरकार थी, जिसे कि जो कि लगभग भारत के 2/3 हिस्से पे या आधा से थोड़ा अधिक हिस्से पर शासन करती थी, और भारत के 1/3 से थोड़ा अधिक हिस्से पर कुल 565 प्रिंसली स्टेट शासन करते थे। यानी कि भारत में ब्रिटिश के डायरेक्ट नियंत्रण वाले क्षेत्र थे जिस पे ब्रिटिश शासन डायरेक्ट नियंत्रण करता था, और 565 ऐसी देशी रियासतें थी जिन्हें अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार नियंत्रित करती थी, यानी जो कि अपना डिफेंस, अपना कम्युनिकेशन और अपना एक्सटर्नल अफेयर्स ब्रिटिश सरकार को सौंप चुके थे। बाकी इंटरनल अफेयर्स के लिए वो स्वतंत्र थे, हालांकि वो भी कहने के लिए थे। तो ये अभी तक जितने अधिनियम आ रहे थे वो ब्रिटिश भारत के लिए आते थे, यानी ब्रिटिश भारत मतलब जिस पर ब्रिटिशों की डायरेक्ट हुकूमत थी। तो जो प्रिंसली स्टेट थे, जो राजाओं के क्षेत्र थे, वहां के लिए कानून नहीं आता था। लेकिन पहली बार 1935 के अधिनियम ने कहा कि जो राजाओं का क्षेत्र है और जो ब्रिटिश भारत है, इन दोनों को मिलाकर के एक परिसंघ बनेगा, एक फेडरेशन बनेगा। लेकिन तब बनेगा जब आधा से अधिक राजा ये कहें कि नहीं इसको बनाइए। लेकिन आधे से अधिक राजा क्यों कहेंगे? वो तो अपना मस्त थे, उन्होंने कहा कि हमें ऐसा नहीं चाहिए, तो ये फेडरेशन बना नहीं, लेकिन इस फेडरेशन की बात की गई थी, ठीक है। तो भारत का एक परिसंघ बनेगा, ब्रिटिश भारत मतलब 11 प्रांत, 6 कमिश्नरी क्षेत्र और राजसी रियासतें। लेकिन तभी बनेगा जब आधा से अधिक राजसी रियासतें चाहेंगी, लेकिन यह बना नहीं। तो यह सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था, याद रखिए। इसके अलावा संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट की स्थापना, जिसके निर्णय को विरुद्ध प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। तो पहला चीज है कि एक संघीय न्यायालय बना, 1937 में अस्तित्व में आया। सर मोरिस गेवरे उसके पहले मुख्य न्यायाधीश हुए। लेकिन यह अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं था भारत में। इसके जैसे भारत में सुप्रीम कोर्ट है तो वहां से न्याय नहीं मिला या वहां से आपको जो है आपका मामला हो गया तो वो आखिरी फैसला होता है, उसके ऊपर कोई अपीलीय अदालत नहीं है। लेकिन इस संघीय न्यायालय के ऊपर क्या था? प्रिवी काउंसिल थी, वहां अपील होती थी, ठीक है। तो संघीय न्यायालय की स्थापना, जिसके निर्णयों के विरुद्ध प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर मोरिस गेवियर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। इसके अलावा शासन की 3 सूचियां बनाई गई, जैसे हमारे संविधान में है, ठीक है। वर्मा को भारत से अलग किया गया। आपसे पूछा जाएगा कि वर्मा को भारत से कब अलग किया गया, तो 1935 के अधिनियम से के माध्यम से 1937 में वर्मा को अलग कर दिया गया। इसके अलावा सिंध और उड़ीसा नामक 2 प्रांत बनाए गए। तो सिंध और उड़ीसा ये प्रांत कब अस्तित्व में आया? तो 1935 के अधिनियम से। और इसी अधिनियम के माध्यम से भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। ये ध्यान रखिए, भारत परिषद जो बनी थी 1858 में, उसको समाप्त कर दिया गया।
मताधिकार का विस्तार किया गया। अब लगभग 10% भारतीय मताधिकार के प्रयोग में आ गए। ठीक है, 1919 में कितने थे वो बताया था आपको मैंने। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण विषय इस अधिनियम, ये प्रश्न पूछा गया है, इस अधिनियम के माध्यम से भारत में संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत को प्रवृत्त किया गया। ठीक है, तो अब बहुत इसको दोहराने की मुझे लगता है कि जरूरत नहीं है, सारे पॉइंट्स इसमें एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब यहां पर देखिए शासन की 3 सूचियां जो हमने बताई थी, तो एक संघ सूची थी, एक समवर्ती सूची थी, एक प्रांतीय सूची थी। इन सब सूचियों के अतिरिक्त जो भी इन सूचियों में जो लिखा विषय नहीं है जो आएगा उस पर किसकी अधिकारिता थी, तो गवर्नर जनरल और वायसराय की, उसे कौन सी शक्ति कहते हैं, जो इन तीनों सूचियों में नहीं लिखी है उसे अवशिष्ट शक्ति, रेसिडुअल पावर, और वो सिर्फ रेसिडुअल पावर किसके पास था, तो गवर्नर जनरल के पास था। ठीक है, अब यहां पे देखिए संघीय सूची में हमने क्या कहा था, हमने आपसे यह कहा था कि जो 1919 के अधिनियम में राज्य में दैव शासन व्यवस्था था उसको राज्य में तो हटा दिया गया, लेकिन केंद्र में लाया गया। तो कैसे लाया गया, तो केंद्र में भी वही कहानी हुई। इसमें क्या हुआ कि संघीय सूची को 2 भागों में बांट दिया गया। पहला कहा गया रिजर्व्ड, आरक्षित, जैसे प्रांतों में था, तो रक्षा रिजर्व, विदेशी मामले रिजर्व, धार्मिक विषय, ईसाई धर्म और जनजाति, ये सब मामले रिजर्व में रखे गए। इस पे कोई भी काम गवर्नर जनरल और वायसराय करता था, उसकी अधिकारिता थी। हस्तांतरित में शेष सभी सब्जेक्ट्स थे जिस पे भारतीय मंत्री काम करते थे। ठीक है, ये समझ में आ गया। 1935 का हमने बताया कि किस प्रकार से जो है परिसंघ बनाने की बात थी, तो वो यही था कि एक संघीय विधानसभा होगी, उसमें इतने मेंबर होंगे, एक उच्च सदन होगा, उसमें 260 मेंबर होंगे। इन 375 में 250 ब्रिटिश भारत से आएंगे, 125 राजसी रियासतों द्वारा नामित होंगे, मैंने बताया ना कि दोनों को मिला के बनेगा। फिर 156 ब्रिटिश भारत में चुनाव से आएंगे, 260 में से उच्च सदन में 104 राजाओं द्वारा निर्वाचित होंगे। प्रांतों की बात करें तो उस समय 6 प्रांत ऐसे बन गए थे भारत में, जिसमें कि दोहरी विधायिका थी, 2 हाउसेस थे लेजिस्लेचर के, तो एक विधान परिषद, एक विधानसभा। ठीक है, 6 ऐसे राज्य थे बड़े, बंगाल, बिहार, मद्रास, मुंबई, संयुक्त प्रांत असम में ये दोनों था, और केवल विधानसभा 5 राज्यों में थी, कुल 11 राज्य थे। उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस 1, मध्य प्रांत 2, पंजाब 3, सिंध 4 और उड़ीसा 5। ठीक है, तो इस प्रकार से मुझे आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि 1935 के अधिनियम के बारे में भारतीय राष्ट्रवादियों ने क्या क्या विचार अपने प्रकट किया और 1935 के अधिनियम को क्या कहा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलता हूं इसी सीरीज के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।